तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है डी ब्लॉक के तत्व, और इसमें जो चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर है क्या हमारा, डी ब्लॉक के तत्वों के आवर्ती गुण। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है डी ब्लॉक तत्वों का रंगीन गुण, कलर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो संक्रमण तत्व हैं या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके जो आयन हैं या इनके यौगिक अपनी ठोस अवस्था में या जली विलयन में या गलित अवस्था में, ठीक है, रंगीन होते हैं। ज्यादातर जो आप लैब में केमिकल्स देखते हैं, चाहे वो विलयन अवस्था में हो चाहे वो ठोस रखे हो, आप देखोगे उनके अलग अलग कलर दिखते हैं। कोई हरे रंग का दिखता है, कोई नीला, कोई लाल, पीला, है ना। तो ये सब जो यौगिक आप लैब में देखते हैं ना, कंपाउंड्स, सॉल्ट्स या रंगीन जो उनके सॉल्यूशंस बनाते हो, तो ये ज्यादातर यौगिक जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के ही होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट आप देखते हैं, नीला दिखता है। निकल सल्फेट हो या निकल कार्बोनेट है, हरा दिखता है ना। कोबाल्ट कार्बोनेट हो, गुलाबी दिखता है। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक हैं जो आपको वहां पर लैब में दिखते हैं कलर्ड। जैसे आप देखोगे K2Cr27 है, ऑरेंज दिखता है। तो इस तरह के जो ये कलर दिखते हैं, यही एक्चुअली में डी ब्लॉक के तत्वों का रंगीन गुण है। जैसे टाइटेनियम 3+ है, D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर्पल कलर का दिखता है, जामुनी सा, है ना। वेनेडियम 3+ D2 होता है, हरे रंग का दिखता है। Mn2+ D5 है, गुलाबी दिखता है। F3+ D5 पीला दिखता है। Fe2+ D6 हरा दिखता है। कोबाल्ट 2+ का कोई कंपाउंड है, गुलाबी दिखेगा। Ni2+ है, हरा दिखता है। कॉपर 2+ नीला दिखता है। चाहे कॉपर सल्फेट देख लो, आपने देखा होगा जनरली नीला, है ना, नीला थोथा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के कलर जो नेचर आप दिख रहे हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं हमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। ऐसा कलर नेचर आपको एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक के तत्वों के आयनों में नहीं दिखता। ये मेनली कलर दिखते हैं हमें डी ब्लॉक के तत्वों में या एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रंगीन गुण के रूप में। अब आता है कि ये रंगीन गुण होता क्यों है, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में ही ऐसा कलर क्यों दिखाई देता है और में क्यों नहीं दिखता। तो इसकी जो व्याख्या की गई है वो CFT से की गई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अपन ने पढ़ा है CFT के बारे में खूब डिटेल में, है ना, कि CFT के अनुसार लिगेंड के प्रभाव से धातु आयन की डी कक्षक विपाटित हो जाती है। आपने देखा था कि जब धातु आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है या कोई भी यौगिक बनाता है, तो उसके पास जैसे ही ऋणायन आते हैं, तो डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए लिगेंड आ रहा है, उनमें इंटरेक्शन होती है और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट में विपाटित हो जाते हैं। और इनमें से एक सेट जो है कम ऊर्जा वाला होता है कक्षकों का, और एक सेट अधिक ऊर्जा वाला होता है, इन्हें बोलते हैं विपाटित कक्षक। जैसे अष्टफलकी संकुल में T2G 3 कक्षक कम ऊर्जा वाले और EG 2 कक्षक उच्च ऊर्जा वाले बन जाते हैं। इसी तरह इसका उल्टा अष्टफलकी संकुल में देखा था। तो विपाटित कक्षक जो है उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, मतलब T2G और EG के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के संगत होता है। संगत का मतलब है कि इतनी ऊर्जा, मतलब लोअर और हायर T2G और EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी इतना ही एनर्जी है, इसकी संगत जो एनर्जी है वो दृश्य प्रकाश में होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर में है वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और उत्तेजित होकर कहां पहुंच जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो इस तरह से हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश की किसी भी जो है कलर का या किसी भी वेवलेंथ का अगर अवशोषण हो जाता है 7 रंगों में से, तो बाकी रंग मिलकर एक पूरक रंग उत्पन्न कर देते हैं और वही कॉम्प्लेक्स का या वही आयन का रंग दिखाई देता है। तो यही मैंने लिखा, CFT के अनुसार लिगेंड के प्रभाव से धातु आयन के डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं और विपाटित कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के संगत होने के कारण प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है तथा अवशोषित प्रकाश के संगत
पूरक रंग उत्पन्न होता है, इसे संपूर्ण प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, डी डी संक्रमण। तो सीधी सी बात है कि संक्रमण तत्वों का रंगीन गुण का कारण पूछा जाए तो वो है डी डी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जो कि लिगैंड के प्रभाव से विपाटित डी कक्षकों के बीच में दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के अवशोषण के कारण होता है। तो अगर 7 रंग में से किसी एक रंग का अवशोषण हो गया तो बाकी रंग मिलकर, ठीक है, या बाकी वेवलेंथ मिलकर एक पूरक रंग बनाती हैं और वही रंग हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से समझें कि ये डी कक्षक थी और ये विपाटित कक्षक हो गई लिगैंड के प्रभाव से, ठीक है। तो विपाटित कक्षकों के बीच का ये जो डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ एच न्यू के लगभग बराबर होता है। तो ऐसे में जैसे ही लाइट यहाँ पड़ी तो लाइट पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया और इसे बोलते हैं डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण हो गया। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे जंप करेगा तो लाइट छोड़ेगा, तो वो वेवलेंथ भी जो कलर उत्पन्न करती है उसी को हम बोलते हैं पूरक रंग, या फिर 7 रंग जो एक अवशोषित हो गया, बाकी रंग जो बचे उनसे जो कलर बन गया वही भी क्या कहलाता है, पूरक रंग। तो इस तरह से यही कहलाता है डी डी संक्रमण। इस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों का जो कलर नेचर है वो डी डी संक्रमण के कारण मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैंने अवशोषित तरंग और उसका रंग लिखा है तथा पूरक तरंग और उसका रंग लिखा है। जैसे बैंगनी वॉयलेट कलर का अवशोषण होता है, 300 से 430 nm की वेवलेंथ होती है, तो इसका पूरक रंग आता है येलो, 560 से 580 का। मतलब जितने क्षेत्र की, जितनी ज्यादा ऊर्जा की अवशोषित तरंग होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की क्या निकलेगी, वेवलेंथ। इस तरह से यह कलर, जैसे बैंगनी है तो येलो निकलता है। नीले रंग की जो कि 430 से 490 nm के क्षेत्र की होती है और वो है, उसका पूरक रंग होता है ऑरेंज कलर। मतलब अगर वो नीले रंग को अवशोषित कर लिया, अवशोषित तरंग नीली रंग की है तो पूरक रंग उत्पन्न हो जाएगा बच्चों क्या, ऑरेंज। हरे रंग का अवशोषण हो जाए जो कि 490 से 560 nm का है तो वो रेड कलर का दिखेगा। तो इस तरह से अवशोषण में कौन सी वेवलेंथ अवशोषित होती है, कौन सी रंग उत्पन्न होगा, ये याद रखना है। भले वेवलेंथ की वैल्यू न्यूमेरिकल भूल जाए, लेकिन ऐसे याद रखना है वाई यू या वाई, ठीक है, यहाँ पर वी और वाई, वी और ओ, जी और आर, ग्रीन में ग्रीन तो रेड। तो इस तरह से ये पूरक रंग याद रखने। अगर D0 है या D10 अवस्था में आयन जो होगा वो रंगहीन होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो है बच्चों, इनमें डी डी संक्रमण संभव नहीं है। नहीं, D0 हो तो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। D10 है तो भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होकर ऊपर जाने में या नीचे जाने में, घुसने के लिए। लेकिन D1 से लेकर D9 तक अवस्था में आयन रंगीन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या संभव है, क्योंकि डी डी संक्रमण संभव है। ये ध्यान रखें। बात क्लियर है कि अगर D1 से D9 तक का कोई भी विन्यास है तो ऐसा आयन रंगीन होगा क्योंकि इसमें डी डी संक्रमण संभव है। D0 D10 अवस्था में आयन रंगीन होगा क्योंकि इसमें डी डी संक्रमण संभव नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। अब यहाँ के बाद हम आते हैं तो यहाँ अच्छी तरह से समझें आप। इन जितने भी आयन देख लो ऊपर आप कि इनमें आप ये आपने देखा कि कहीं ना कहीं डी में D1 से लेके और D6 है, कोबाल्ट में D7 है, यहाँ पर आप देखोगे D7 है तो यहाँ D8 है तो यहाँ D9 है। तो ये सब क्या है, रंगीन है। लेकिन अगर आप ZnSO4 देखोगे तो ये रंगहीन है, व्हाइट कलर का है ना। स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा के देख लो 3+ में, ये भी क्या होगा बच्चों, रंगहीन होगा। क्योंकि जब उनमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से संक्रमण होगा, या डी बिल्कुल भरी है तो भी नहीं हो सकता। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यही होता है कि इनमें से कौन सा यौगिक रंगीन होगा या कौन सा आयन। तो ध्यान रखना है कि जिनमें D से 1 से 9 तक का कोई भी अगर जो है विन्यास आ जाए, इलेक्ट्रॉन डी में आ जाए तो वो रंगीन होगा, और G0 और 10 अवस्था में रंगीन होगा।
अब देखो रंगीन गुण किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे लिगैंड सामर्थ्य, लिगैंड की विपाटन क्षमता बढ़ने से विपाटन ऊर्जा बढ़ती है, जिससे विपाटित कक्षकों के मध्य का डी संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो पूरक रंग है, ठीक है बच्चों, पूरक रंग गहरे हो जाते हैं क्योंकि अधिक ऊर्जा अवशोषित होगी, तो जब रिटर्न होगा इलेक्ट्रॉन तो अधिक ऊर्जा की वेव भी छोड़ेगा, ठीक है। तो जितना प्रबल, जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, जितना ज्यादा उसकी विपाटन क्षमता होगी, वो डी ऑर्बिटल के E2G और EG कक्षक के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस लाएगा और डीडी संक्रमण के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और निम्न वेवलेंथ, निम्न लंबाई की, मतलब जो है कम लंबाई की वेवलेंथ जो अवशोषित होगी और पूरक रंग गहरे हो जाएंगे। यही मैंने लिखा है, अतः अवशोषित तरंग संख्या, आवृत्ति, अवशोषित ऊर्जा या रंग का जो गहरापन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिगैंड की विपाटन क्षमता। फिर से समझे, जो अवशोषित प्रकाश की तरंग संख्या है, आवृत्ति है, अवशोषित ऊर्जा है या रंग का गहरापन है, वो लिगैंड की विपाटन क्षमता के क्या है, समानुपाती। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लैंड उतनी ही लंबी तरंग संख्या, मतलब उतनी ही तरंग संख्या वाली, अधिक तरंग संख्या वाली तरंग अवशोषित होगी, उतनी ज्यादा आवृत्ति वाली अवशोषित होगी, अवशोषित ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, रंग का गहरापन। और जो लैम्डा होगा अवशोषित का, वो 1 क्या होगा बच्चों, विपाटन क्षमता। ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो जितनी ज्यादा विपाटन क्षमता अवशोषित तरंग की जो लैम्डा होगी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटी लैम्डा मतलब अधिक ऊर्जा। तो अगर हम आयोडाइड से लेके और सीओ तक चलते हैं, कार्बोनिल तक, ये लिगैंड्स की आपको देखोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बनाई है आपको, तो उसमें लिखा है, यहाँ तो मैंने कुछ ही लिखे हैं। तो आप जैसे आयोडाइड से लेके सीओ तक चल रहे हैं तो तरंग संख्या बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है, रंग का गहरापन बढ़ रहा है। ये किसका है, अवशोषित प्रकाश। लेकिन अवशोषित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो घटती जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि ज्यादा विपाटन तो ज्यादा ऊर्जा, तो तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती है। जैसे ये H2O होल 6 2+, NiH2O होल 6 2+, NiNH3 होल 6 2+ और NiNO2 होल 6 4-, है ना। यहां पर अगर हम लिगैंड फील्ड देखें तो सबसे वीकेस्ट हो गया H2O, उससे स्ट्रॉन्ग अमोनिया और उससे स्ट्रॉन्ग NO2। तो इसका मतलब है कि अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होगा। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य NiH2O वाले कॉम्प्लेक्स में आएगी, फिर उससे छोटी Ni अमोनिया कॉम्प्लेक्स में, और उससे भी छोटी NiNO2 कॉम्प्लेक्स में। क्यों? क्योंकि सबसे वीकेस्ट लिगैंड है तो कम विपाटन करेगा, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो तरंग दैर्घ्य बड़ी लगेगी। NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ज्यादा विपाटन करेगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो तरंग दैर्घ्य छोटी लगेगी। तो इस तरह से हमें इस कॉम्प्लेक्स के रंग में अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में अगर हमें एक प्रकार से संबंध बताना है तो लिगैंड की विपाटन क्षमता को याद करना है। दूसरा है लिगैंड की सांद्रता। तो अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य समानुपाती है लिगैंड की सांद्रता। मतलब अगर लिगैंड की सांद्रता बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है, बल्कि यहां पर हम ऐसा कर दें, प्रबल लिगैंड की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी विपाटन बढ़ेगा, और विपाटन बढ़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा अवशोषित होगी, तो तरंग दैर्घ्य छोटी होती जाएगी। देखो कैसे, जैसे NiH2O होल 6 En2+, हल्का नीले रंग का होता है ना। जबकि इसके ऊपर अगर मैं ये कहूं कि NiH2O होल 6+2 है तो ये बिल्कुल हरा होता है। फिर अगर हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंटर करा दें, थाइलिन डायमंड, तो वो हल्का नीला हो गया, तो गहरा रंग होने लगा ना। और दो आपने EN करा दी तो और नीला हो गया, गहरा नीला, ठीक है, इस तरह से। और जब आप उसमें 3 EN एंटर करा दोगे तो पूरा रंग बैंगनी हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड बढ़ रहा है निकल के साथ, प्रबल, है ना, और वो डी ऑर्बिटल का विपाटन बढ़ाता जा रहा है। विपाटन बढ़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा अवशोषित होगी, अवशोषित ज्यादा होगी तो गहरे रंग, पूरक रंग गहरा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की तरंग जो अवशोषित होगी तो रंग गहरे हो जाते हैं। और यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड की सांद्रता बढ़ने से आप देख रहे हैं
के रंग जो होते हैं वो गहरे होने लगते हैं क्योंकि विपाटन ज्यादा होता है। मतलब धातु आयन एक ही है, चार्ज भी एक ही है, लेकिन लिगैंड के अनुसार विपाटन होने के कारण इनके रंग अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा है धातु आयन का आवेश। अगर रंग का गहरापन की बात करें तो धातु आयन के आवेश के समानुपाती है। क्यों है? क्योंकि धातु आयन में ज्यादा आवेश होगा तो लिगैंड ज्यादा ट्रैक्ट होगा, और ट्रैक्ट ज्यादा होगा तो वो डी ऑर्बिटल को ज्यादा विपाटित करेगा, और जब डी ऑर्बिटल ज्यादा विपाटित होगी तो सोचो आप कि उसमें जो रंग है वो गहरे होना शुरू कर देते हैं। जैसे कोबाल्ट 3+ का H2O के साथ कॉम्प्लेक्स देखें तो बैंगनी रंग है, जबकि COH2 होल के साथ पीला रंग है। तो बैंगनी मतलब ज्यादा एनर्जी की वेव अवशोषित हो रही है। क्यों? क्योंकि धातु आयन में 3+ है, वो H2O को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, डी ऑर्बिटल ज्यादा विपाटित हो जाती है। तो इस तरह से धातु आयन सेम है, ऑक्सीकरण अवस्था सेम है, सॉरी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन लिगैंड सेम है, तो रंग उनमें भी परिवर्तित होते हैं। और यदि अब तो यहां तक ये तो हो गए मेन पॉइंट जो कि संकुल के रंग को, धातु आयन के रंग को निर्धारित करते हैं। अब एक पॉइंट से कुछ लिख दिया मैंने कि यदि धातु आयन में D0 होने पर भी यदि रंग उत्पन्न होता है तो यह संकुल में आवेश स्थानांतरण संक्रमण, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण पाया जाता है। इसमें लिगैंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन के डी कक्षक में उत्तेजित हो जाते हैं। रिक्त डी कक्षक जो है, मतलब डी ऑर्बिटल में धातु आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो लिगैंड जुड़े हैं उनके इलेक्ट्रॉन ही धातु आयन के डी कक्षक में उत्तेजित होते हैं, इससे भी रंग आ जाते हैं। जैसे KMnO4 है ना, 7+, Cr2 6+, आप देखोगे यहां D0 कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी ये रंगीन होते हैं। तो KMnO4 का रंगीन गुण पूछ ले, K2Cr2 7 का पूछ ले, K2CrO4 का पूछ ले, D0 होने के बाद भी रंगीन है, बैंगनी दिख रहा है इसका, है ना, नारंगी है या पीला है, तो इसका कारण है इनमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इनमें क्या है? ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक इसी तरह कुछ और भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे Fe4 FeCl होल 6 होल थ्राइस। इसमें Fe2+ और Fe3+ के बीच में चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक संकरण। FeH2O होल 5 NOSO4 में भी NO और Fe के बीच में CTT चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है, इसके कारण ही रंगीन दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यहां पर, जबकि अगर आपसे पूछ ले कि K2MnO4 का कलर क्यों है, तो इसमें तो बच्चों DD ट्रांजिशन है। क्यों है DD ट्रांजिशन? क्योंकि इसमें 6+ है और इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो K2MnO4 का रंग जो है हरा रंग का होता है, तो इसका संक्रमण जो है वो किसके कारण है? DD। लेकिन इनमें KMnO4 में जो है वो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। D10 विन्यास युक्त आयन में भी रंगीन गुण सहसंयोजी गुण के कारण पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड व्हाइट है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड पीला है, और सिल्वर आयोडाइड और भी पीला है, Ag2S ब्लैक है। तो ये देखा गया कि आयनिक लक्षण अगर घटता है और सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है, अगर वो 20% से ज्यादा है सहसंयोजी लक्षण, तो यौगिक क्या हो जाएगा बच्चों? कलर्ड होगा। जैसे देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड है ना, 80% आयनिक है, 20% या उससे भी कम है, इसलिए वो आयनिक के कारण कलरलेस है। लेकिन AgBr, AgI, Ag2S इनमें रंगीन गुण, तो इस तरह से आयनिक लक्षण 20% से कम होने पर यौगिक रंगीन होगा। ठीक है, तो ये सहसंयोजी लक्षण पॉलिराइजेशन के कारण भी क्रिस्टल में या धन आयन में प्लस माइनस के केंद्र बन जाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने लगते हैं। ठीक इसी तरह CuSO4, CuI2, CuCN कलर्ड है ब्लू, इनका रीजन है DD संक्रमण। क्या है? DD संक्रमण। Cu2I2, K3CuCl होल 6, CuNH4FbF4 कलरलेस है, नो, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन कारण DD संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और आयन विच शो पैरामैग्नेटिक नेचर आर कलर। ध्यान रखें कि जिन संकुल यौगिकों में या जिन धातु आयनों में अनुचुंबकीय गुण हैं वो ज्यादातर रंगीन होते हैं बच्चों, 100% तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुचुंबकीय तभी होंगे ना जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और अगर धातु आयन में या संकुल के धातु आयन में किसी भी प्रकार का एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें DD संक्रमण संभव है। ये ध्यान रखें इस तरह से। तो इसीलिए जो अनुचुंबकीय यौगिक हैं, अगर आप उनमें पैरामैग्नेटिक नेचर निकालना जान गए तो समझ लो वो संकुल क्या होंगे बच्चों? रंगीन होंगे। अब कुछ
जो है D10 मतलब जीरो होने पर भी उनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी रंगीन है, तो वो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो ये है कुल मिला के संक्रमण तत्वों का या उनके यौगिकों का, आयनों का रंगीन गुण। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। फिर हम आ जाते हैं, एक गुण और ले लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। तो देखो, डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं और इन तत्वों के चुंबकीय गुण को केवल चक्रण चुंबकीय गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है और उसकी चक्रण गति भी होती है, और उसकी कौन सी गति होती है, कक्षक गति। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में इन तत्वों में जो चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण लिया गया है इन तत्वों का, वो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से दिया गया है। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस को रिप्रेजेंट किया जाता है रूट एन एन प्लस 2 BM, जहां एन है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे टाइटेनियम 3 प्लस D1 है, तो एन की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 1। तो ये आ गया 1.732 BM। BM बोर मैग्नेटॉन, जो कि इसकी चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। D0 D10 अवस्था में संकुल प्रतिचुंबकीय होंगे, रंगहीन होंगे, और जो म्यू एस है वो क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि D10 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, D0 में नहीं होगा, और ऐसे में जो संकुल है या आयन है वो प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा, और इसका चुंबकीय गुण 0। चतुष्फलकीय संकुल D1 से लेकर D9 विन्यास होने पर अनुचुंबकीय होंगे। वर्ग समतली संकुल D8 अवस्था में प्रतिचुंबकीय होगा, बाकी D1 से D9 तक अनुचुंबकीय होगा। मतलब चतुष्फलकीय संकुल अगर D1 से लेकर D9 तक विन्यास रखेंगे तो अनुचुंबकीय होंगी। वर्ग समतली संकुल केवल D8 अवस्था में प्रतिचुंबकीय होगा, बाकी D1 से D9 तक अनुचुंबकीय होगा। और इसमें भी बता दूं, D10 होगा तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ये तो D10 वैसे भी ऊपर लिख दी मैंने, D10 में तो किसी स्थिति में नहीं हो सकता, चाहे कोई भी संकुल हो, चतुष्फलकीय हो, वर्ग समतली हो, अष्टफलकीय हो। और आगे बढ़ते हैं, D1 से D9 उच्च चक्रण संकुल अनुचुंबकीय होते हैं। समझ गए ना, कि जिनमें अंदर की जो कक्षक हैं जब यूज नहीं होंगी, तो उच्च चक्रण के जितने भी संकुल हैं वो D1 से लेकर D9 अवस्था तक सब अनुचुंबकीय होंगे। D10 में तो ऊपर लिख ही दिया मैंने, प्रतिचुंबकीय। D6 निम्न चक्रण संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर T2G6 और EG0 होगा, N की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए ना। इसी तरह से D1 से 5 और D7 to 9 निम्न चक्रण अनुचुंबकीय होंगे। D1 से लेके 5 तक हो या 7 से लेके 9 तक हो निम्न चक्रण संकुल, तो अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि T2G में 6 है, तो EG में अगर 1 भी है तो भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो यहां N की वैल्यू 0 नहीं होती, इसलिए सब तो इस तरह से पहचानना है। और ये संकरण वाले चैप्टर मैंने BBT में भी बताया है। जैसे CuCl होल 4 2 माइनस D9 है अनुचुंबकीय, CuCl होल 4 2 माइनस D8 है प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो D यहां पर CuCl, ठीक है, 2 माइनस, CuCl होल 4 2 माइनस Dn अनुचुंबकीय है। 2 मिनट, यहां गलत लिख दिया है, यहां पर है Ni बच्चों का है, यहां पर आपको रखना है Ni, ठीक है, इस तरह से D8। तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। ये वर्ग समतली है, कैसा है, वर्ग समतली। और ये कैसा है, चतुष्फलकी। लेकिन अगर लिखा है ZnNH3 होल 4 2 प्लस, ठीक है, या ZnCl होल 4 2 माइनस, तो ये सब कैसे है बच्चों, प्रतिचुंबकीय। क्योंकि इनमें क्या है, D10 चाहे स्ट्रॉन्ग जोड़ा हो चाहे वीक जोड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। D10 है तो वो प्रतिचुंबकीय ही होगा। K3FeCl6 D5 अनुचुंबकीय, K3FeCl होल 6 D5 अनुचुंबकीय होगा। K4FeCl होल 6 D6 प्रतिचुंबकीय, CuNH3 होल 6 3 प्लस D6 प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि ये निम्न चक्रण है, ठीक है, ये दोनों जो है उच्च चक्रण है। तो इस तरह के कई बार आपको कॉम्प्लेक्स में चुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण पहचानने होते हैं, प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय। वैसे चुंबकीय गुण देखेंगे तो हम देखेंगे ये 5 प्रकार है। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, और यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मिलता है। कि अगर एक भी
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब D1 से लेके D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, अनुचुंबकीय होगा, धातु आयन। और यौगिक में फिर डिपेंड करता है कि संकुल कैसा बन रहा है, लेकिन आयन है तो जरूर अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अब आता है प्रतिचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब यहां पर D10 हो या D0 कॉन्फ़िगरेशन हो तो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा, उसका आयन जो है, तो यहां लिखा है D1 से D9 तक विन्यास हो गया, इसके यौगिक प्रतिचुंबकीय में अनुयुग्मित होने के कारण पाया जाता है। तो यहां पर ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, कि यहां पर जो है आपको यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने, है ना, यहां पर आप इसको ध्यान ना दें इस तरह से। विन्यास मतलब D0 और D10 विन्यास के आयन युक्त आयन या उनके यौगिक जो हैं वो प्रतिचुंबकीय होंगे और D1 से D9 तक के अनुचुंबकीय होंगे। लोह चुंबकीय स्थायी अनुचुंबकत्व पाया जाता है, इनमें अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सभी, ठीक है, का जो इनका सभी का, अरे राम, चलो, इन सभी का जो चक्रण है ना वो एक ही दिशा में होता है, इसलिए ऐसा होता है। और ये एग्जांपल है FeCO, NiCrO2 और GD, ठीक है, ये लोह चुंबकीय है, अपने आप में स्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं, ये रट लेना है। प्रति लोह चुंबकीय, इनमें लोह चुंबकत्व के समान अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किंतु इनमें प्रतिकारित विन्यास के कारण नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। जैसे ये कुछ कंपाउंड है, ज्यादातर 3+ वाले, Fe2O3, Mn2O3, B2O3, लेकिन MnO2 में भी मिलता है, तो ये कहलाता है प्रति लोह चुंबकीय, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत है लोह चुंबकत्व के समान, लेकिन उनमें प्रतिकारित विन्यास है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक दूसरे के विपरीत चक्रण रखते हैं बच्चों। लघु लोह चुंबकीय, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है, किंतु इनका अनियमित संरेखण के कारण चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाता है। मतलब बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लोह चुंबकीय, लेकिन बहुत कम चुंबकीय आघूर्ण आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चक्रण जो है वो अनियमित है, कोई किसी भी दिशा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई किसी भी दिशा में। ऐसे में कुछ चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाता है, कुछ बच जाता है। जैसे Fe2M, Fe2O4, इसको बोलते हैं फेराइट। क्या बोलते हैं इन सबको? फेराइट। तो इनमें मिलता है, मतलब ये जो है फेराइट और M की जगह ये है। तो इस तरह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, इनके कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से इनके ये सभी में यहाँ पर लोह चुंबकीय, इन सभी का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी की, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, ठीक है। अभी बताता हूं डायग्राम से। जैसे देखो इस तरह से एक भी अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय है, चाहे 3 हो या 2। सारी युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, सारी एक ही दिशा में संरेखित है तो लोह चुंबकीय। अयुग्मित बहुत है लेकिन कंपनसेटरी वे में अयुग्मित है तो प्रति लोह चुंबकीय। और इस तरह से कोई नियमितता नहीं है, 2 ऊपर 3 नीचे, या कोई दाएं बाएं लेफ्ट राइट, तो वो लघु लोह चुंबकीय। तो इस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों में ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण, जो कि आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर संकुल में पूछे जाते हैं। तो संकुल में अगर पूछे गए तो वो आपको संकरण वाले चैप्टर में भी एक बार अच्छी तरह समझ लेना है। और यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि D0 D10 को छोड़कर कोई भी अवस्था अगर बचती है किसी भी संकुल में, चाहे वो अनुचुंब मतलब उच्च चक्रण हो या निम्न चक्रण संकुल हो, वो रंग जो है रंगीन है तो जरूर अनुचुंबकीय होगा, और अनुचुंबकीय है तो रंगीन जरूर होगा। तो कुल मिला के ये हमने पढ़ा क्या बच्चों, इनके संकुल यौगिकों के ये जो 2 गुण हैं, रंगीन गुण और चुंबकीय। बाकी गुण जो है अगले टर्म में स्पष्ट करें, ठीक है।